एक टाइम था जब एक छोटा सा लड़का अपने घर के लिविंग रूम में कवर सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया करता था एंड वहीं उसकी माँ एक सस्ते से कैमरा से उसकी वीडियोस को शूट किया करती थी और उसे YouTube पर अपलोड किया करती थी ताकि उसकी फैमिली वो वीडियोस को देख सके। स्ट्रैटफोर्ड ऑन्टेरियो की स्ट्रीट से YouTube तक और YouTube से सीधा वर्ल्ड स्टेज तक, यहीं से जस्टिन बीबर की जर्नी की शुरुआत हुई थी। पर जितनी ग्लैमराइजिंग और इजी जस्टिन की लाइफ दिखाई देती है, एक्चुअल में ऐसा था नहीं। बिहाइंड द सीन उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ काफी वर्स्ट होती जा रही थी, जिसका कि उनके फैंस कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाए। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? 2007 से 8 में एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें जस्टिन सो सिक नाम से एक गाना गा रहा होता है और जिसको YouTube पर थाउजेंड्स ऑफ व्यूज मिलते हैं। फिर वो ऐसे ही बैक टू बैक कवर्स करने लगता है, जैसे क्रिस ब्राउन, अशर के सॉन्ग्स, और जस्टिन के उसके हर सॉन्ग में उसका रॉ एंड प्योर टैलेंट साफ दिखाई देता था, जिस वजह से ये वीडियो स्कूटर ब्राउन तक पहुंच जाती है। और ये एक म्यूजिक मैनेजर होता है जो कि एक नेक्स्ट बिग थिंग को ढूंढ रहा होता है। While everyone told me no and everyone thought I was crazy, I knew exactly what to do and I saw the plan till he was 18. और ये उस टाइम पर अशर का भी मैनेजर होता है और यही जस्टिन की मदद करता है अशर से मिलाने की। और उसी वक्त स्कूटर इंस्टेंटली फ्लाइट बुक करता है और फिर वो जस्टिन एंड उसकी मॉम को एटलांटा ले आता है। और फिर वहां पर एक मीटिंग होती है जो एक बच्चे की लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज करने वाली थी। और उस टाइम पर अशर ने जस्टिन की टैलेंट को देखा और उसे एक मीडिया कंपनी में साइन भी कराया और यहाँ तक कि उसने एज अ मेंटर जस्टिन को कई सारी चीजें सिखाई। Ladies and gentlemen, introducing to you Island Def Jam recording artist Justin Bieber is getting ready to go down. और फिर रिलीज होता है बेबी, एक ऐसा गाना जो कि काफी बड़ी चीज बन चुका था। सबसे पहले तो ये यूट्यूब पर फटने लगा और उसके ऊपर व्यूज की बारिश हो रही थी, यहाँ तक कि स्टेडियम में फैंस जस्टिन के लिए पागल होते थे। और जस्ट एक 13 साल का लड़का इस प्लेनेट का बिगेस्ट पॉप स्टार बन चुका था। Like I just knew, I was like, this kid's gonna be the biggest artist in the world. I know exactly what to do to help him become that. लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर जा रहा था उतनी डेंजरस थी वो मशीन जो कि उसे पुश कर रही थी, एक ऐसी जगह जहाँ पर ये पूरी इंडस्ट्री उसका फायदा उठाने वाली थी। जैसे ही जस्टिन पॉपुलर हुआ उसके हर ऑकवर्ड पर्सनल मूवमेंट को एक वायरल कंटेंट ही बना दिया गया था। जब जस्टिन बीबर का वॉइस नेचुरली चेंज हो रहा था क्योंकि वो उस टाइम पर प्यूबर्टी हिट करने वाला था। My voice is changing, you know, everybody's voice changes, everyone goes through puberty, you know, it's just a natural thing. तो टॉक शोज में उसका मजाक बनना स्टार्ट हो गया। जब उसने अपना पहला किस किया, मीडिया ने उसे इतना बड़ा बना दिया जैसे कोई नेशनल इवेंट हो रहा हो। एक बार तुम इमेजिन करके देखो, तुम 15 साल के हो और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि एलन डीजेनेरेस जैसे शोज पर जस्टिन को बार बार बुलाया जाता था, पर वो भी इसलिए ताकि वो वहाँ पर उसे एम्बेरेस कर सके। एक एपिसोड में तो एलन रैंडमली जस्टिन के एम्बेरेसिंग चाइल्डहुड फोटोज को फ्लैश करती है। Wow. I have friends, I've never seen them naked like that. And they don't bring me to Bora Bora. Stop, you're making me blush, dude. यहाँ तक कि उस वीडियो में जस्टिन साफ अनकंफर्टेबल हो रहा होता है और जिसके लिए वो कह भी देता है कि थोड़ा र्यूड है, तो एलन उसकी बात को हंसी में उड़ा देती है। और फिर अवार्ड शोज का सीन भी कुछ ऐसे ही था। 2012 के बिलबोर्ड अवार्ड्स में एक्ट्रेस जेनी मैककार्थी स्टेज पे जस्टिन को फोर्सफुली किस करने आती है और एक मोमेंट पे तो उसे नेक किस करने लगती है लाइव टीवी पर। और उस टाइम पर जस्टिन सिर्फ 18 साल का था। I feel violated right now. जस्टिन इंस्टेंटली बहुत बुरा फील करता है। वो वहाँ पर हटने की कोशिश भी करता है। पूरा क्राउड वहाँ पर चीयर कर रहा होता है और यहीं पर अगर जेंडर्स को रिवर्स कर दिया जाए तो यही चीज शायद उस टाइम पर हेडलाइंस बन जाती। लेकिन उस टाइम पर जस्टिन काफी पॉपुलर भी था और काफी लाइमलाइट में था, तो ये सारी क्लिप्स मजाकिया वे में वायरल होने लग गई। इवन लेट नाइट होस्ट जैसे जेम्स कोर्डन, जो कि काफी फ्रेंडली इमेज रखते हैं, उसमें वो रिपीटेडली जस्टिन को टच करते हैं। Thank you so much. Look at him. Look at what a beautiful face. उसे हक करने की कोशिश करते हैं और जिस वजह से जस्टिन काफी अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। पर जेम्स के लिए सब कुछ करना जस्ट एक मजाक था। हर एक इंटरव्यू और स्किट्स में जस्टिन की पर्सनल बाउंड्रीज जस्ट एक जोक बन गए थे। और शायद इन सबसे भी बुरा था जस्टिन की लाइफ में डिडी का इन्वॉल्वमेंट। अशर और डिडी इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छे दोस्त रहे और उनका बॉन्ड 90s के करियर से शुरुआत से बना हुआ है। बट एक रिवेलेशन हुआ जिसमें सामने आया कि अशर ने जस्टिन को 48 आवर्स के लिए डिडी के साथ उसे हैंड ओवर कर दिया था। Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. उस टाइम पर जस्टिन के लिए अशर ही एक मेंटर था और उस टाइम पर वो अशर और स्कूटर ब्राउन के जॉइंट लेबल में साइन था, जो कि था रेमंड ब्राउन मीडिया ग्रुप। पर 2 साल बाद एक और वीडियो सामने आया जहाँ पर जस्टिन पी डीडी से काफी डरा हुआ होता है। डीडी वहाँ पर उससे पूछता भी है कि वो उससे मिल क्यों नहीं रहा। You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. But और फिर एक और वीडियो सामने आता है जहाँ पर डीडी गले मिलने के बाद ये चेक करता है कि कहीं जस्टिन ने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं छुपाया डीडी को एक्सपोज करने के लिए। एक 15 साल के बच्चे को
डिडी ओपनली ये कहता है। Got me a Lamborghini. And just, Oh, I just well, that's haven't- nice. I haven't gotten it yet, though. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last He time. had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. और ये कोई नॉर्मल गिफ्ट देने वाली बात नहीं थी, बल्कि ग्रूमिंग का एक क्लासिक तरीका था जिसमें महंगी चीजें देकर या प्रॉमिस करके इंसान को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया जाता है। अब कुछ थ्योरीज ये भी है कि डिडी ने यंग जस्टिन को अपनी पार्टी में बुलाया, जहाँ पर यंग जस्टिन ने सेक्सुअल एक्ट्स भी किए, और उस टाइम पर जस्टिन को कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्या हो रहा है। पर धीरे धीरे जस्टिन को पता चलता है कि क्या हुआ था और उसके साथ क्या हो गया, जिसके बाद ही वाज डिस्टर्ब। एंड यहाँ तक कि एक बार अशर से पूछा गया था एक पॉडकास्ट कि क्या वो अपने बेटे को भेजेंगे डिडी की पार्टी में, तो उन्होंने उसका आंसर दिया था बिल्कुल भी नहीं। You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? Hell no. पर उन्होंने जस्टिन के लिए ये बात एक बार भी नहीं सोची। और ये सारी चीजें जस्ट एक ही चीज बताते हैं कि जस्टिन का पूरा टीनेज लाइफ जस्ट एक रियलिटी शो बन चुका था। उसका हर एक ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल मोमेंट जस्ट एक पैसे बनाने का जरिया बन चुका था। 2013 से 15 तक जस्टिन बीबर की इमेज पब्लिक में लगभग कोलैप्स कर रही थी। एंड यहाँ तक कि इतनी चीजों के कारण वो इतनी कम एज में अल्कोहल और ड्रग चीजें कंज्यूम करने लग गया था, जिसके कारण उनका रेकलेस बिहेवियर DUI arrests. Justin Bieber's arrest on those DUI and resisting arrest charges allegedly shows Bieber behind the wheel of a fancy sports car. पेपरैज़ी के साथ झगड़े। What you say? You heard what I said, man. What'd you say? You heard what I fucking said, mate. Lose your fucking belt. Lose your fucking belt. Lose your fucking belt. ये सब कुछ न्यूज हेडलाइंस पर दिन रात चल रहा था। जस्टिन की हर छोटी बड़ी गलती को मीडिया ने जस्ट एक तमाशा बना दिया था। लेट नाइट शोज से लेकर गॉसिप मैगजीन्स तक सब जगह जस्टिन की लाइफ का मजाक बन रहा था। ये उसकी लाइफ में एक ऐसा फेज था जहाँ पर स्टेज पे चढ़ना उसके लिए कोई सक्सेस का साइन नहीं था, बल्कि ये धीरे धीरे उसके लिए एक प्रेशर बन चुका था। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक ब्रेक लेने का डिसाइड किया। इस ब्रेक के दौरान जस्टिन ने कई ट्रीटमेंट लिए, उन्होंने अपने पास्ट एक्शंस के लिए माफी भी मांगी और उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट भी किया कि उनकी लाइफ कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री में जस्टिन ने खुद बताया था कि उनका एक टाइम पर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पल्स चेक किया करते थे, ये इंश्योर करने के लिए कि वो जिंदा तो हैं। फिर 2015 में जस्टिन ने अपना कमबैक प्लान एग्जीक्यूट किया और पर्पस एल्बम रिलीज की, और उसमें ट्रैक्स थे जैसे सॉरी, लव योरसेल्फ और व्हाट डू यू मीन। ये सॉन्ग्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिस वजह से उनकी इमेज वापस से एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई। यहाँ तक कि जस्टिन के लिए एक नया चांस था कि वो अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पर ला सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018, जस्टिन बीबर एक न्यूयॉर्क कोर्ट हाउस में एंटर करते हैं हैली बेल्विन के साथ, और वहां पर वो दोनों शादी कर लेते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक प्लॉट ट्विस्ट से कम नहीं था, क्योंकि कुछ महीने पहले हेडलाइंस पे कुछ और ही चल रहा था जस्टिन बीबर और सेलेना गोमेज की रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि इनका रिलेशनशिप लगभग 10 साल से भी ज्यादा चला है। जैसे जस्टिन बीबर और सेलेना गोमेज की कहानी शुरू होती है 2010 में, और उस टाइम पर दोनों ही अपने करियर के पीक पर थे। तो जब ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आए, देन तुरंत फैंस ने उन्हें एक नाम भी दे दिया, और उस टाइम पर ये कपल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एंड इनके फैंस इन दोनों के पीछे काफी पागल थे, लेकिन उनके फेम और पेपरैज़ी के प्रेशर ने इन दोनों की रिलेशनशिप को हिलाकर रख दिया था। उस टाइम पर जस्टिन की कंट्रोवर्सी और उनकी लाइफस्टाइल ने उनके बीच डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सेलिना एंड जस्टिन दोनों ही अपने सॉन्ग्स के अंदर एक दूसरे को हिंट देते हुए नजर आए। जैसे सेलिना अपने एक सॉन्ग में बताती है कि उनका रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जस्टिन के साथ रहना चाहती है। फिर ऐसे ही जस्टिन के सॉन्ग्स में हिंट्स थे, जैसे उन्होंने 2015 में एक सॉन्ग निकाला था सॉरी, ये एक पूरा पब्लिक अपॉलॉजी ट्रैक था। यहाँ तक कि फैंस का भी मानना था कि ये सॉन्ग सेलिना के लिए था। और फिर 2017 के एंड में जस्टिन और सेलिना एक बार फिर से एक साथ आए, वो मीडिया में एक बार फिर से लाइमलाइट में आने लगे, लेकिन ये पैचअप भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। अर्ली 2018 में ये दोनों फाइनली अलग हो गए। सेलिना ने अपनी हेल्थ पर फोकस करना शुरू किया और उसने ये क्लियर कर दिया कि उसे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, और जस्टिन अभी भी अपने लाइफ में केओस में उलझा हुआ था। और ब्रेकअप के कुछ ही मंथ्स बाद जस्टिन ने हैली बेल्विन से शादी कर ली थी, और जिससे फैंस और भी ज्यादा शॉक हो गए। जस्टिन और हैली सबसे पहले 2009 में बैक स्टेज पे मिले थे, जब हैली पहली बार उसे एक फैन की तरह इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और जिसके बाद फैंस का मानना है कि हैली जस्टिन को कई सालों तक स्टॉक करती रही थी। यहाँ तक कि 2015 से 16 के अराउंड दोनों ने थोड़ा बहुत कैजुअल डेटिंग करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम पर जस्टिन अभी भी सेलिना के साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप में था, इसलिए चीजें इतनी सीरियस नहीं हुई। लेकिन 2018 में जब जस्टिन और सेलिना का फाइनल ब्रेकअप हुआ, उसी के कुछ मंथ्स बाद जस्टिन और हैली एक साथ दिखने लगे, और उसी सेम साल में उन्होंने शादी भी कर ली। और हैली खुद कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब कुछ इतना जल्दी होगा। और ब्रेकअप के बाद भी सेलिना ने कुछ म्यूजिक निकाले जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया, जैसे उन्होंने सॉन्ग निकाला था लूज यू टू लव मी, जिसका मतलब था कि जस्टिन को लूज करना जरूरी था अपने आप को पाने के लिए। फिर सेकंड सॉन्ग था लुक एट हर नाउ। इस सॉन्ग के थ्रू बताते कि फाइनली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जस्टिन भी अपने इंटरव्यूज में एडमिट करता है कि उस टाइम पर
पर वो इमोशनली अनस्टेबल था और सेलिना के साथ उसका रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक बन चुका था। लेकिन हैली से शादी करने के बाद उसे पीस मिल पाया और ये रिलेशनशिप वाली फैन वॉर तो अलग ही है जो कि हमेशा ही चलती रहती है। 3 सितंबर 2019 को जस्टिन अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये बताता है कि चाइल्ड स्टार बन के ग्रो अप करना कितना टफ होता है। फेम, पैसा, कार्स, अवार्ड्स और मिलियंस ऑफ फैंस होने के बाद भी अंदर से एक खालीपन फील होता है। वो ये भी कहता है कि चाइल्ड स्टार्स पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर होता है, यहाँ तक कि उनका दिमाग फुली डेवलप भी नहीं होता है, इसलिए वो काफी गलत डिसीजन ले लेते हैं। 18 साल की एज तक जस्टिन के पास सब कुछ था लेकिन रियल लाइफ स्किल्स बिल्कुल भी नहीं थी और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा ही रेकलेस बन गया। यहाँ तक कि 19 से 20 तक उसकी लाइफ ड्रग्स, गुस्सा, ब्रोकन रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस में चली गई थी। वो उन सब लोगों से भी दूर चला गया था जो कि उन्हें सच में प्यार करते थे। उसने खुद माना कि उसे लगभग 10 साल लगे अपनी गलतियों से रिकवर करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने और अपनी लाइफ को ठीक करने में। जस्टिन की लाइफ में उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में जो शाइन थी वो भी 2020 तक आते आते कहीं गायब सी हो गई थी। पर फेम के साथ आता है पैसा और पैसे के साथ आता है एक ऐसा इनविजिबल केज जिसमें तुम इस इंडस्ट्री के पैसे के कर्जदार बन जाते हो। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम है एडवांस का सिस्टम। ऑन पेपर सारे आर्टिस्ट को यही लगता है कि ये सारा कुछ फ्री का ही पैसा है। लेबल तुम्हें $5 बिलियन, $10 बिलियन, कभी कभी $20 मिलियन का भी एडवांस दे देते हैं। लेकिन रियलिटी है कि ये एक लोन होता है जिसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता लेकिन तुम्हारे से हर पैसा वो वापस लेते हैं डायरेक्टली तुम्हारी रॉयल्टीज से। और रॉयल्टी शेयर सिर्फ 10 से 16% होता है। मतलब अगर एक आर्टिस्ट $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है तो उसके हाथ में सिर्फ 10 से 20 मिलियन डॉलर का ही रेवेन्यू आता है, बाकी सब कुछ एडवांस में कट हो जाता है। और ये ट्रिप एक और लेयर के साथ आता है, क्रॉस कोलैटरलाइजेशन। मतलब मान लो अगर एक आर्टिस्ट की एल्बम फ्लॉप हो जाती है तो उस एल्बम का कर्जा उसे नेक्स्ट एल्बम की प्रॉफिट रेवेन्यू से देना होगा। यहाँ पर तुम जस्ट बस इमेजिन करो 2015 का एक फ्लॉप एल्बम और वही आर्टिस्ट 2025 में ही उसी चीज के लिए रीपे कर रहा है। और यहाँ पर जस्टिन का केस एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। जिसके बाद जून 2022 में जस्टिन बीबर अपने इंस्टाग्राम पे एक शॉकिंग वीडियो पोस्ट करता है कि उसके फेस का एक पूरा साइड पैरालाइज्ड है। वो अपनी आंखें ब्लिंक नहीं कर पा रहा, एक नॉस्ट्रिल फ्रीज हो चुकी है, यहाँ तक कि वो ढंग से स्माइल भी नहीं कर पा रहा। और वो उस टाइम पर डायग्नोस हो चुके थे रैम्से हंट सिंड्रोम से, जो कि एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि फेशियल नर्व्स को डैमेज करता है। उस टाइम में फैंस को लगा कि ये बस थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, पर इस चीज ने जस्टिन की लाइफ की डायरेक्शन को ही बदल दिया था। लाइफ टाइम में उसने क्लोज टू $1 बिलियन जनरेट किया जिसमें सब कुछ आ गया, टूर्स, एल्बम्स, मर्च, एंडोर्समेंट्स। लेकिन 2022 में रियलिटी ये थी कि वो कैश पुअर था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार तो उसने गोल्फ खेलने के लिए भी दोस्त का क्रेडिट कार्ड लिया था और जिसका रीजन था कि जस्टिस वर्ल्ड टूर कैंसिल होने के बाद उसे प्रमोटर्स को एडवांस में $26 मिलियन पे करना था। कोई भी अगर रीजनेबल मैनेजमेंट टीम और कंपनी होती तो सिंपली यही बोलती कि टूर कैंसिल करो और आर्टिस्ट को रेस्ट दो एंड उसकी रिकवरी पर फोकस करो। लेकिन एलिगेशंस के मुताबिक जस्टिन के आसपास के लोग ऐसे थे कि उसकी ऐसी हालत होने के बाद भी वो उसे पुश कर रहे थे टू कीप परफॉर्मिंग और उसका हर एक शो जस्ट एक रेवेन्यू सोर्स था। और इस इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के हेल्थ से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर शुरू होती है पैसे की प्रॉब्लम्स। टूर कैंसिल होने का मतलब था हर दिन कर्जा बढ़ना, ऊपर से एक ऑडिट में स्कूटर ब्राउन के ऊपर इल्जाम लगे कि उन्होंने सालों तक $26 मिलियन से भी ज्यादा का कमीशन लिया। लेकिन जब काउंटर ऑडिट हुआ तो ये सच सामने आया कि जस्टिन को ही स्कूटर को $8.8 मिलियन देने। मतलब सोचो तुमने अपनी लाइफ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए पर तुम्हें अपना ही मैनेजर बोलता है कि तुम उसके कर्जदार। और ये जस्टिन के लिए उस टाइम पर सबसे बड़ा रियलिटी चेक था। 2022 के एंड तक जस्टिन एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पर उसके सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहले तो उसकी हेल्थ काफी खराब थी, यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी उनका काफी बड़ा लॉस चल रहा था और ऊपर से पब्लिक का कांस्टेंट प्रेशर तो था ही। और इसी टाइम पर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि उनकी पूरी लाइफ में उन्हें हॉन्ट करेगा, अपना पूरा 291 सॉन्ग का कैटलॉग $200 मिलियन में बेच देना। सिर्फ 28 साल की उम्र में अपनी पूरी लेगेसी को सेल कर देना। उस टाइम पर जस्टिन को यही लगा कि यही चीज उसे बचा सकती है। और उस टाइम पर फाइनली जस्टिन को समझ आया कि जिस इंडस्ट्री ने उसे इतना बड़ा स्टार बनाया है वो उसे फाइनेंशियली तोड़ भी सकती है। और यहीं से जस्टिन का पब्लिक अपीयरेंस और भी ज्यादा अजीब होता गया। पेपैरेजी शॉट्स में वो काफी लॉस्ट और काफी अजीब नजर आने लगे। Go, go, go. फिर वही स्पॉटलाइट उनके पर्सनल लाइफ पर भी आ गई। जब भी वो स्माइल करते हैं उनकी हेडलाइंस बनती, वो जब भी सीरियस होते हैं उनके ऊपर आर्टिकल्स लिख दिए जाते हैं। और ऐसे 2024 में उनका पहला बेटा जेक ब्लूज बीबर बॉर्न होता है। तब जस्टिन सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन फादर्स डे पर वो पेपैरेजी से रिक्वेस्ट करते हैं। Why? Because I'm not your. We're not buddies. Just say that. You're on private property. You're not afraid No, to be no, no, deported? no, no, This no, is no, not no, a no, question. no, 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 This no, is a no, no, question. no, It's no, 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 no. I'm a father. I'm a dad. question, man. I'm a father. I'm a dad. I understand that. And you guys I are understand. on private property in front of my car. I understand. No, you don't understand, or else you wouldn't be here. Oh, I'll be here? You don't want to come here on the sidewalk, brother?
You're saying sidewalk now. But I am. Look at the sidewalk. Thank you. और इस चीज को भी लोगों ने मीम बना दिया। पर जस्टिन के रिलेशनशिप को भी काफी लोगों ने एक ट्रबल माना, लेकिन जस्टिन के हिसाब से उसका बेस्ट डिसीजन है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, एक नया नैरेटिव मीडिया और फैंस में सर्कुलेट होने लगा और उनका ये कहना था कि जस्टिन का मेंटल ब्रेकडाउन और उनके करियर में इंस्टेबिलिटी हैली की उसकी लाइफ में आने के बाद ही शुरू हुई है। पर फैंस हमेशा इन दोनों के रिलेशनशिप को काफी ज्यादा ट्रोल करते हुए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जस्टिन इस शादी के बाद काफी डिप्रेस लगता है, या फिर ये उनकी मैरिज काफी ज्यादा टॉक्सिक है। और इंटरनेट पर जब कुछ क्लिप्स वायरल होने लगे तो उसने इस चीज को और भी ज्यादा फ्यूल कर दिया, क्योंकि उसकी सारी चीजें वही मैनेज करती थी। कई फैंस का मानना है कि हैली ने जस्टिन को एक अलग ही सर्कल में पुश किया, जहां पर उसका एक्सेस पुराने फ्रेंड्स के साथ, पुरानी टीम के साथ और कुछ ओल्ड रिलेशनशिप से कट हो चुका है। और इन थ्योरीज में कितना सच है और कितना झूठ, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। और इसके बारे में सिर्फ जस्टिन और हैली बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका फोकस और इंडस्ट्री प्रेजेंट बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया और इस चेंज का इफेक्ट उसके म्यूजिक रिलीज पे, उसके टूर्स पे और पब्लिक इमेज पर पड़ रहा था। कई लोगों का तो ये मानना था कि रिलेशनशिप ड्रामास ने जस्टिन की म्यूजिक से स्पॉटलाइट बिल्कुल डाइवर्ट कर दी और उसकी हर एक कंट्रोवर्सी, चाहे वो रियल हो या फिर एग्जैजरेटेड, जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन बन गई उसके प्रोफेशनल वर्क से। पर ये सब चीजें कहां से शुरू हुई थी, जहां जस्टिन बीबर की मॉम उसके लिए वीडियोस शूट किया करती थी, पर अभी के टाइम पर सिचुएशन बिल्कुल ही ऑपोजिट टर्न ले चुकी थी। पर मार्च 24 को एक वीडियो इंटरनेट पर सरफेस करने लगता है, जहां पर जस्टिन काफी स्किनी नजर आते हैं और ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा चेंज था। और फिर 30 मार्च को वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और उस लाइव में साफ दिखाई देता है कि उन्होंने ड्रग्स ले रखे हैं। यहाँ तक कि वो लाइव में कुछ अजीब हरकतें करते हुए भी नजर आते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ड्रग्स से उनकी फिजिकल हेल्थ भी इतनी खराब होती गई, जो कि तुम देख ही सकते हो। अब यहाँ पर लोगों ने कुछ एजम्पशंस लगाना स्टार्ट कर दिए थे कि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेलिना गोमेज की 2024 दिसंबर में एंगेजमेंट हुई थी और वो भी उनके एक पुराने सॉन्ग कोलैबोरेटर और उनके एक फ्रेंड के साथ, जिसका नाम है बेनी ब्लैंको, और जिसके फोटोज सेलिना अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करती है। एंड यहाँ तक कि वो अपनी पहली एल्बम भी लॉन्च करते हैं, जिसके बाद फैंस ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि ये सारी चीजें जस्टिन इस एंगेजमेंट के कारण ही कर रहा है। और वहीं अप्रैल 2 को जस्टिन एक और स्टोरी पोस्ट करते हैं, जिससे काफी हद तक क्लियर हो जाता है कि ये पोस्ट किसके लिए थी। यहाँ तक कि इसके बाद वो कई बार काफी वियर्ड कंडीशंस में देखे गए, जो कि उनके फैंस के लिए और भी ज्यादा कंसर्निंग था, क्योंकि इसमें जस्टिन की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। और 4 साल बाद उन्होंने अपना नया एल्बम ड्रॉप किया, स्वैग। इन्होंने इस एल्बम का कोई हाइप बिल्ड नहीं किया, जस्ट इसे सरप्राइजली रिलीज कर दिया। इस एल्बम के अंदर 21 ट्रैक्स थे, जो कि एक पर्सनल डायरी की तरह फील होता है, जैसे जस्टिन ने अपनी पूरी जिंदगी के दर्द, ट्रॉमा और पर्सनल बैटल्स को डायरेक्टली उस एल्बम में बताया। जिसमें से ट्रैक 14 था थेरेपी सेशन, और जिसमें वो कॉमेडियन डस्की को ये बताते, मुझे अपनी जिंदगी की स्ट्रगल सबके सामने गुजारनी पड़ी, लोग हमेशा पूछते रहते हैं तुम ठीक हो, और ये चीज धीरे धीरे मुझ पर भारी पड़ने लगती है। और इस एल्बम में उन्होंने अपने इमोशंस को एकदम खुल के रखा। लेकिन म्यूजिक के साथ साथ एक और बड़ी खबर आई, स्कूटर ब्राउन के साथ उसका $30+ मिलियन का टैब फाइनली सेटल हो गया। हैली के $1 बिलियन ब्यूटी ब्रांड रॉड के सेल के बाद इन कपल्स के बाद इतने पैसे आ गए थे कि जस्टिन अपने पुराने कर्जे और अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो सकता था। इस एल्बम रिलीज ने और डेब्ट सेटलमेंट ने ऑडियंस के मन में एक होप तो जगा दी कि फाइनली जस्टिन अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस से ले सकते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री की डेंजरस मशीन कभी भी किसी को फ्री नहीं होने देती। ये जस्टिन का पेन अभी भी एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट का बिजनेस स्टिल चल रहा है। जस्टिन बीबर की कहानी एकदम फेरी टेल की तरह लगती है कि एक छोटे से टाउन से आने वाला एक कैनेडियन लड़का जो कि यूट्यूब से सीधा इतना बड़ा पॉप स्टार बन गया। लेकिन जब सच्चाई हमारे सामने आती है तो चीजें इतनी ज्यादा ग्लैमराइजिंग नहीं होती है। हर पॉइंट पर इस इंडस्ट्री ने उसे जस्ट एक्सप्लॉइट किया है और अभी भी वो यही कर रहे हैं। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जस्टिन बीबर एंड अबाउट हिज लाइफ? तुम मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी तुम हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मुझे बता सकते हो उधर जाकर, एंड काफी बातें कर सकते हो। तो जाओ जाकर के ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। एंड हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता कि प्रैंक चैनल्स कैसे यूट्यूब को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो ये वीडियो अभी जाकर के देख लो और ये वीडियो भी जाकर के देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।